वेलकम क्लास। हम आज आ गए हैं अपने नए सब्जेक्ट पे और आज हमारा नया सब्जेक्ट जो है एआई है एनएमएल फॉर बिजनेस। ये बेसिकली एमबीए आईटी वालों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। एमबीए आईटी जो थर्ड सेमेस्टर का है उसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक डेटा एनालिसिस और एक एआई एमएल। दो सब्जेक्ट भी हैं, फोर्थ सेमेस्टर में 3 है। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज एआई। अब एआई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हर चीज में यूज हो रहा है, चाहे वो गूगल सर्च हो, चैट जीपीटी हो, हर चीज बेसिकली एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब मैन मेड द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा दिमाग जो एक ह्यूमन के दिमाग के जैसा काम करे। अब इसमें कौन कौन से जैसे एग्जांपल्स आते हैं, इसमें एग्जांपल आ सकते हैं गूगल हो गया अपना, गूगल, चैट जीपीटी, इमेज प्रोसेसिंग, जो इमेज हमारी क्लिक होती है, जो कैमरे में पिक्सल्स आते हैं या जो उसका फोकस आता है जनरेट किया जाता है, क्योंकि कैमरे को थोड़ी पता है कि आप कहाँ खड़े हैं, लेकिन उसका फोकस जस्ट आपके फेस पे ही जाता है। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही है हमारी आर्टिफिशियल। अब इसमें डेटा सोर्स कौन कौन से हैं, जहाँ से डेटा जो हमारा जो है आर्टिफिशियल एआई है वो डेटा कहाँ से लेता है? प्राइमरी डेटा हो सकता है, सेकेंडरी डाटा, क्वालिटेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब ये डेटा अभी जब हमारा सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट में है, बेसिकली ये पूरा पूरा टॉपिक। एक चीज और, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में ही पूछा गया है। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है उसमें हर एक एक चीज का डिटेल में पूछा गया, मतलब एक डिटेल वर्जन उसको कह सकते हैं कि सेकंड यूनिट डिटेल वर्जन। इसी का ही डिटेल वर्जन आगे आएगा। इसके जो पार्ट्स हैं जो आएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये जब आएगी मशीन लर्निंग और एक मशीन लर्निंग, ये चीजें आगे की जितनी भी यूनिट्स हैं वो इन्हीं दो पे पूरा डिपेंड है, मशीन लर्निंग और एआई। इन्हीं में है सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो भी जितनी भी है वो आगे जब डिटेल सेकंड यूनिट आएगी तब इसमें आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। हर एक एग्जांपल से समझा दूंगा उसको। इसलिए मैं ये दो टॉपिक, ये तो मैंने जनरल बता ही दिया है क्या है डेटा सोर्सेस, इसके कौन कौन से हैं। प्राइमरी डेटा ये तो हम खुद करते हैं, सेकेंडरी डाटा जो कहीं से नोट्स पढ़ लिया, गूगल से डेटा ले लिया या कहीं से किसी थर्ड पार्टी से डेटा लिया। वो क्वालिटेटिव मतलब एक क्वालिटी का डेटा, कितनी कैसा डाटा है, डेटा यूजफुल है नहीं है। क्वांटिटेटिव कितना डाटा हमने लिया है, इसमें नंबर्स आ जाता है, 1000 यूनिट का डाटा या 1 जीबी डाटा, 2 जीबी डाटा, जैसे एक नंबर्स में आ जाता है। इंटरनल डाटा जो इंटरनल से लिया जाता है या इंटरनल फैक्टर्स जो जो होते हैं, जैसे किसी कंपनी का इंटरनल डेटा लेना हो तो इंटरनल डेटा होगा। एक्सटर्नल डाटा में जैसे कंपनी के किसी आएगा कि मार्केटिंग रिसर्च हो गई, उसकी पैकेजिंग हो गई, उसकी कॉस्ट हो गई, ये एक्सटर्नल डाटा आ जाता है। तो ये डेटा सोर्स है बेसिकली। अब ये एआई का मैंने जनरल बता दिया है, डेटा सोर्सेस इसके कौन कौन से हैं ये बता दिया है। एडवांटेजेस इसके क्या क्या है, बेसिकली पूछता है कि व्हाट इज एआई, व्हाट इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस के क्या है? रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, क्योंकि आप जब कोई काम कैलकुलेटर या कोई मशीन से कराओगे तो एरर होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। 24/7 अवेलेबल है, आपको रात 2 बजे से गूगल से पूछिए, आपको 2 बजे रात के लिए गूगल का रिप्लाई देगा। ठीक, डिजिटल असिस्टेंट आपको डिजिटली हैंडल करना है, कहीं आपको किसी क्लासरूम में जाके नहीं जाना है कि हमको कोई क्वेश्चन फंस गया, मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन हमको नहीं आता है, अब हम रात के 2 बजे 3 बजे क्लास टीचर के पास फोन तो करेंगे नहीं कि सर मुझे नहीं आ रहा है आप बताइए। सीधा सीधा गूगल से पूछा, आपने तुरंत तुरंत आंसर आपको मिल गया, डिजिटली मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट, आपको कॉस्ट, आप जाएंगे कहीं ना कहीं तो आपको कॉस्ट भी लगेगा या आने जाने का किराया लगेगा, तो कॉस्ट भी। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर जो एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस हैं। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चीज। अब बहुत सी चीजें हैं, आधे से ज्यादा लोग अब ऑनलाइन आ गए हैं, ऑफलाइन बहुत कम जा रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली देखा जाए हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा। अब मैंने ये एक चीज और, मैंने ये चीज पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो उसको एडजस्ट थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन में आपको हेडिंग डाल के लिखना होगा। ये नहीं कि आप अपने एडवांटेजेस पूछा तो ये 5 ही 4 लिख के आ गए। फिलहाल इसमें मैंने 4 लिखा हुआ है, जो मेरा नोट्स पीडीएफ नीचे मिलेगा आपको, उसमें पूरे के पूरे कम से कम 6 से 7 8 9 10 11 ऐसे लिखे होंगे, देख लीजिएगा वो। लैक ऑफ इमोशन, इसमें इमोशंस की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इमोशन, आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो आंसर पूछेंगे डायरेक्टली देगा। नॉलेज इसमें बहुत, हर किसी को नॉलेज एआई का नहीं होता है। गांव देहात में हो या कहीं ऐसे एरिया में हो जिनको नॉलेज नहीं हो, उनके एआई का नॉलेज इतना नहीं होगा, तो नॉलेज इशू आ जाता है कि सबको नॉलेज इसका नहीं हो सकता है। प्राइवेसी इशू है, अब आप सर्च किए हैं, आपका डाटा कंपनी के पास है, सर्वर पे है, कोई भी हैकर आके डाटा उठा सकता है आपका, कोई इशू नहीं। तो इसमें प्राइवेसी, अब ये मैंने शॉर्ट में इतना इसलिए समझाया है
ताकि ये पॉइंट्स मैंने इसीलिए लिखे थे ताकि मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये पॉइंट डिटेल में लिखना होगा आपको। ये ऐसे नहीं कि 4-5 पॉइंट डाल के खत्म करके चले जाए, ऐसा नहीं होगा। अब जो है हमारा अगला है नॉलेज एक्विजिशन एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब ये इसके मीनिंग क्या होता है? नॉलेज एक्विजिशन का मतलब होता है नॉलेज एक्वायर करना, कहीं से भी डाटा कलेक्ट करना। अब जैसे कि कोई भी कंपनी है, अगर जो इसका डाटा कहीं से सारा मंगा रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है, ये जितनी भी आप डेटा मंगाएंगे वो नॉलेज है। मतलब अब जैसे मान के चलिए आप बिजनेस एनालिसिस पर्सन होगा, वो नॉलेज एक्विजिशन पे ही वर्क करेगा, क्योंकि उसको हर एक डेटा उसके पास होना चाहिए, तभी वो आगे फ्यूचर प्रोटेक्शन देगा। बिजनेस एनालिसिस पर्सन ही नॉलेज एक्वायर पहले ही करेगा। नॉलेज एक्वायर का मतलब ही होता है डेटा को कलेक्ट करना। अब वो चाहे इन सोर्सेस किसी भी सोर्स से डेटा कलेक्ट कर सकता है। नॉलेज एक्विजिशन में हर सोर्स से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट कर सकता है, सेकेंडरी भी देख सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल सारे टाइप के डेटा। नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जो डेटा हमने लिया है उसको आपने एनालिसिस किया, उसका प्रेडिक्शन किया, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट किया। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? हो सकता है आप चार्ट फॉर्म में कर दे, ऐसे फॉर्मेट, या ग्राफ फॉर्मेट में आप डेटा रिप्रेजेंट किए, या टेबल फॉर्मेट में डेटा प्रेजेंट किए, अलग अलग टाइप से, या मैथ थ्योरी में करे किए, या मैथमेटिकली में दिखाए। ठीक, ये अलग अलग टाइप से डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। नॉलेज एक्विजिशन मतलब डाटा कलेक्ट करना, रिप्रेजेंटेशन मतलब डेटा को प्रेजेंट करना कि हाँ जो भी हमको दिक्कत आई है उस तरीका हम अपनी लगा के डेटा प्रोटेक्शन करके डेटा को प्रेडिक्ट करना कि डेटा कैसा आया। हिस्ट्री ऑफ एमएल एंड फ्रेमवर्क। अब देखो ये टॉपिक मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ एमएल, अब हिस्ट्री 1940 से 50 के बीच में स्टार्ट हुई है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें जो हिस्ट्री इसकी है वही आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका नोट्स नीचे दिया रहेगा, आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि ना मैं हिस्ट्री चेंज कर सकता हूँ, ना इसके सन चेंज कर सकता हूँ कि 1940-50 के बीच में स्टार्ट हुई थी तो मैं चेंज करके 1980 पहुंचा दूंगा, नहीं। जो उसकी है एक प्रॉपर वे, जो कब से स्टार्ट हुई है, कब इम्प्लीमेंट की गई है, कहाँ से उसका अपडेशन हुआ है, ये मशीन लर्निंग की है। वो फ्रेमवर्क उसके हैं वो आपको एडजेस याद करके जाने हैं। मैं इसको इसीलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इसमें कोई मतलब नहीं है, ब्लैक बोर्ड मेरे पास इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसको भी यहाँ पे आगे लिखता, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। क्योंकि जो चीज इसके अंदर है आपको एडजेस आपको पढ़ना है। अगर तो उसने कहा है कि 1940-50 के बीच से मशीन लर्निंग स्टार्ट हुई है तो आपको उसी तरह से याद करके जाना होगा। ठीक, अब इसका जो एक टॉपिक मेरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आता है केडीडी प्रोसेस। बेसिकली इस पे आप स्टार मार्क करके रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। केडीडी प्रोसेस, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। अब इसमें होता क्या है? बेसिकली जब भी हम नॉलेज डिस्कवरी डेटा केडीडी प्रोसेस में जाते हैं तो हम डेटाबेस से कुछ डेटा उठाते हैं। जैसे ये पूरा फिगर है, आपको ये फिगर अभी समझ में आ जाएगा पूरा। डेटाबेस से हम डेटा वेयरहाउस भी होगा जहाँ पे डेटा सारा स्टोर किया जाता है। अब ये चाहे गूगल का हो या अमेज़न का हो, डिफरेंट सोर्सेस पे डेटा सेव किया जाता है, क्योंकि अमेज़न की भी वेब सर्विस है जहाँ पे डेटा स्टोर किया जा सकता है। आपका गूगल क्लाउड है, वहाँ पे भी डेटा स्टोर होता है, और आपका खुद का पर्सनल कोई वेबसाइट होगी, उसका एक सर्वर होगा, वहाँ पे भी डेटा स्टोर होगा। मान लीजिए आपने किसी चीज का डाटा लिया, ठीक, आपको माना अब डेटा लेने से अच्छा एक चीज पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि हम डेटा क्यों ले रहे हैं। डेटा लेंगे क्यों, एग्जांपल से लेकर समझाएंगे तो आपको केडीडी प्रोसेस आराम से समझ में आएगी। आपने कहा कि हमारी जो पिछले 2023 की सेल थी, सेल से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक, इसलिए मैं बिजनेस पर्पस का ही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको लगे। 2000 सेल जो हमारी थी वो 2 करोड़ के आसपास थी, 2 CR थी हमारी। अब 2024 जब हमारा 2024 आया तो कहा कि हमको अपनी सेल 3 CR करनी है, ठीक, ये हमारा एक प्रॉब्लम निकल गया है। अब केडीडी प्रोसेस में क्या किया, आपने सारा का सारा डेटा पहले चेक किया कि हमारी जो पिछले साल की रॉ मटेरियल था, जो कॉस्ट थी मैन्युफैक्चरिंग थी, जो हमारी कॉस्ट आ रही थी बनाने के लिए वो कितनी आ रही थी। आप पूरा वेयरहाउस से पूरी लिस्ट या पूरा डेटा निकलवाइए। डेटा निकलवाएंगे, डेटा खुद एक्सेस करेंगे, कहीं से निकलवाना नहीं, ठीक। अब डेटा उठाए तो आप देखिए कि हमको अभी सेल से मतलब नहीं है। डेटा क्लीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा क्लीनिंग। अब डेटा क्लीनिंग पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमको अभी फिलहाल के लिए हमको अपने रॉ मटेरियल को साइड में रखना है। रॉ मटेरियल नेगोशिएशन में चेंज होता रहता है, तो आपने क्या किया, डेटा क्लीन कर दिया कि आपने रॉ मटेरियल हटा दिया।
रॉ मटेरियल हटाया, प्रोडक्शन हटा दिया, क्योंकि प्रोडक्शन की मशीन कॉस्ट भी चेंज होती रहती है, कभी हो सकता है मशीन ऐसे अच्छी टेक्नोलॉजी की आ गई। तो ये दो मान लीजिए, थोड़ी देर नहीं मानते, ये 2 पॉइंट आपने क्लीन कर दिया कि हमें इन लोगों का भी कोई काम नहीं, आप डेटा क्लीन हो गया। ठीक, डेटा क्लीन होने के अब डेटा क्लीन होने के बाद आपके पास बचा क्या? कस्टमर का बचा, क्योंकि बिना कस्टमर के तो आप कोई चीज देख नहीं सकते। सेल बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है आपको कस्टमर को तो ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि आपको सेल तो कस्टमर के बीच में करनी है, तो आपको कस्टमर को ध्यान में रखना ही होगा। डेटा सिलेक्शन में हमने कहा कि हम कस्टमर को ध्यान में रखेंगे, अपना प्रोडक्ट ध्यान में रखेंगे और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ध्यान में रखेंगे। 3 फैक्टर आपने सेलेक्ट किए कि हम इन 3 फैक्टर्स पे काम करेंगे तो हम अपने डेटा को आगे देख सकते हैं। अब 3 फैक्टर को आप सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे डेटा सिलेक्शन आपका हो गया कि हमारी जो प्रॉब्लम आई थी वो 3 फैक्टर्स के ऊपर हम पहले डिपेंड करेंगे। अब 3 फैक्टर्स में आप चेक, अब डेटा माइनिंग आता है। 3 फैक्टर सेलेक्ट करने के बाद जब आपका डेटा सेलेक्ट हो तो डेटा की माइनिंग करेंगे। अब डेटा की माइनिंग कैसे करेंगे? अब जो ये 3 फैक्टर्स निकाले हैं, आप इसमें ये देखेंगे कि हाँ, जो हमारी कंपनी है, जो हमारा प्रोडक्ट बना रही है, मान लो कपड़े का बना रही है, तो आप देखेंगे कि ऐसा तो नहीं जो हमारे कस्टमर हैं वो सिर्फ कपड़े वाले हैं, या ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ मिठाई वाले भी ऐड हो गए हैं, या ऐसा तो नहीं है कि कुछ व्हीकल वाले भी ऐड हो गए हैं। ठीक, अब प्रोडक्शन का उठाए तो प्रोडक्शन में देखें कि ऐसा मेरा सिर्फ क्लॉथ का प्रोडक्शन वाला देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई और प्रोडक्शन भी ऐड हो गया हो, क्योंकि कंपनी एक नहीं 3-4 प्रोडक्ट बनाती है, तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहा होगा। तो डेटा माइनिंग में हम बेसिकली वो एरर्स हटा देते हैं जो हमको जरूरत नहीं होती है। आपने लिया, हर चीज डेटा आपने कलेक्ट किया, सिलेक्शन हो गया डेटा को, डेटा में माइनिंग करना, मीनिंग में एरर आ, मतलब एरर जो हमको जरूरत का नहीं है उसको हटा देना। क्लियर, सीधी सी बात। अब जब आपने डेटा हटा दिया, आपको अब आपका डेटा मिल गया जिस पे आपको काम करना है। जो हमारा ये डाटा मिला हमको, अब हमको इस पे केवल प्रेडिक्शन करना है, सीधी सी बात कि हमको क्या चीज रखना है। अब इस पे आपने कोई एल्गोरिथम लगाई, चेंजेस किए डेटा में, हो सकता है प्रेडिक्शन में क्या है, आपने एक प्रिडिक्ट कर दिया कि हाँ ये चीज है। प्रिडिक्ट करने के बाद आपने एक पैटर्न डिजाइन कर दिया कि हाँ, अब हम जो रिजल्ट निकालेंगे तो किसी तो फॉर्मेट में निकालेंगे, हो सकता है ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करें, मैं फिर वही चीज है, रिप्रेजेंटेशन में अलग अलग तरीके से पैटर्न ड्रॉ किया हो सकता है। आपने हो सकता है रोमन फॉर्मेट लिया, नंबर फॉर्मेट लिया, अलग अलग फॉर्मेट लेके आपने डेटा पैटर्न को डिजाइन कर दिया। उसके बाद आपको अपना एक्चुअल रिजल्ट मिल गया, जिसको बोलते हैं नॉलेज। बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में आप रॉ डेटा से अपने नॉलेज का डेटा निकालते हैं। ठीक, यही होता है केडीडी प्रोसेस। अपने रॉ डेटा से, जो आपका रॉ डेटा यहाँ पे सेव होता है डेटाबेस के अंदर, इस डेटा से अपनी आने वाली प्रॉब्लम से पैटर्न डिजाइन करके, अपनी माइनिंग करके अपना नॉलेजफुल डेटा लेना ही केडीडी प्रोसेस है। ठीक, अब इतना हो गया। अब आगे का टॉपिक जो आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, और बेसिकली जितने भी लेंथी टॉपिक होंगे और जितने भी टफ टॉपिक होंगे, बेसिकली कुछ अब जैसे आएगा इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, काफी तगड़ा टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इजी भी है, कोई कठिन नहीं है, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो लेके पढ़ाऊंगा पूरा। और हाँ, अगर जो आपको कोई क्वेरी हो या कोई दिक्कत हो या कोई डायरेक्टली कोई आपको मैसेज करना हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का दे दूंगा, जिससे मैं डायरेक्ट मेरे पास डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा कि क्या है मैसेज, और अगर जो कुछ रिप्लाई करने वाला हो तो मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। ये भी नहीं कि आपका मैसेज सीन करके छोड़ूंगा, रिप्लाई करने वाला होगा तुरंत करूंगा। अगर जो कुछ गलती हो जाती है तो सॉरी भाई उसके लिए, क्योंकि मैं भी कोई बहुत स्पेशली या टीचर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। फिर भी जो मैं पढ़ा हूँ, मैंने पास आउट किया हुआ है, क्योंकि मेरा जस्ट अभी पास आउट हुआ है, 2024 का मेरा भी MBA पास आउट है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके नोट्स अवेलेबल नहीं है कहीं पे, और इसका वीडियो भी अवेलेबल नहीं है, और स्कूल्स टीचर्स में इतनी डीप समझा नहीं पाते हैं लोगों की कि क्या हम लोगों को लिख के आना है। तो मैं केवल आपको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको काम आसान हो जाए, इसी लैंग्वेज में आप एग्जाम में लिखा है, आपका बेस क्लियर होगा, आप एग्जाम में पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि आप इंटर के स्टूडेंट नहीं है, 10th के स्टूडेंट नहीं है कि आपको बेस क्लियर होने के बाद आप लिख ना पाए। ग्रेजुएशन करके आए हैं, पीजी कर रहे हैं, तो पीजी करने के बाद आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होती है कि अगर जो आपके टॉपिक का थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होगा तो उसके बारे में एटलीस्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आते हैं अपने नए वीडियो में, और इसके नीचे मैं आपको सारी की सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और जो लिंक दी होगी गूगल ड्राइव की, वो भी उसमें भी मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में।